नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सब लोग को स्वागत है करंट अफेयर्स एक्सप्रेस चैनल में। तो गाइस, जिन लोग थोड़ा बहुत जियोपॉलिटिक्स के बारे में और फॉरेन पॉलिसी के बारे में समझते हैं, उन लोग को ये बात अच्छे से पता होगा कि ये एक कंट्री के लिए और अभी फिलहाल इंडिया के लिए कितना बड़ा विक्ट्री है कि इंडिया का जो G20 समिट हुआ उसमें एक मतलब डिक्लेरेशन, हर एक G20 समिट पे डिक्लेरेशन निकल के आता है। ओके, वो डिक्लेरेशन हर एक कंट्री के हिसाब से एक्सेप्टेबल होना चाहिए, पर इंडिया के लिए इंडिया ने ये डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करवा के बहुत बड़ी जीत हासिल किया। ठीक है, और ये जीत कोई मामूली जीत नहीं है, क्योंकि पहले आपको पता था डिक्लेरेशन मतलब कि ये G20 समिट हुआ, राइट। इसका तो कुछ तो एक नतीजा निकला रहेगा कि पूरे ग्लोब कौन कौन सी चीज पे सहमत हुआ है, कौन कौन सी सेक्टर पे, कौन कौन सी मुद्दे पे, कौन कौन सी प्रॉब्लम पे काम करना चाहता है। ठीक है, तो ये सब के बारे में मतलब एक फाइनल एक डॉक्यूमेंट निकलना चाहिए ना, और वो डॉक्यूमेंट हर एक कंट्री मानेगा तब जाके वो डिक्लेरेशन, वो डॉक्यूमेंट पास होता है, और ये हर एक कंट्री को मनाना बहुत मुश्किल है। ओके, ठीक है, पहली बात है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले वीडियो क्लिप देख लीजिए जब G20 का डिक्लेरेशन पास हुआ। अभी अभी एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। देखिए, ये डिक्लेरेशन जो अडॉप्ट हुआ है, सारे कंट्री ने सहमत हुए। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था पता है? ये क्यों भारत की बहुत बड़ी पॉलिटिकल जीत क्या है पता है? एक भी कंट्री अगर ना बोल देगा ना तो कोई डिक्लेरेशन पास नहीं हो सकता। और अगर किसी कंट्री में G20 समिट हुआ पर फाइनली कोई ऑफिशियल नतीजा नहीं निकला, डिक्लेरेशन पास नहीं हुआ, तो वो कंट्री के लिए बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट होता है। जो होस्टिंग कंट्री है वो जनरली G20 का प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, उस साल के लिए। तो इस साल के लिए G20 का प्रेसिडेंट पिछले साल से जब बाली पे हुआ था तब से लेकर मतलब G20 खत्म होने तक इंडिया प्रेसिडेंट है। जैसे G20 खत्म होगा तो ये G20 का जिस दिन खत्म होगा उसके बाद वाले दिन से नेक्स्ट जब तक G20 का वो प्रेसिडेंट चला जाएगा ब्राजील के हाथ पे। ठीक है, तो अगर कोई डिक्लेरेशन पास नहीं होता तो पूरे वर्ल्ड पे एक बात फैल जाता कि इंडिया के अंदर इंडिया का जब G20 में इंडिया जब जिस साल प्रेसिडेंट था उस टाइम पे कोई मुद्दा ऑफिशियली निकल के आ नहीं पाया, कोई डिक्लेरेशन साइन नहीं हो पाया। और ये चीज इतना महत्वपूर्ण क्यों है पता है? क्योंकि देखिए, ये डिक्लेरेशन पे सबसे बड़ा इंडिया के पास जो चैलेंज था वो था कि पूरा वेस्ट, ठीक है, अमेरिका और पूरा यूरोप बोल रहा था कि रशिया को कंडेम करना चाहिए, रशिया के बारे में निंदा करो, यूक्रेन वॉर और रशिया वॉर के बारे में निंदा करो, ठीक है, तभी जाके एक डिक्लेरेशन पास होगा। पर रशिया उस साइड से बोल रहा था अगर मेरे बारे में या यूक्रेन के बारे में निंदा हुआ तो मैं डिक्लेरेशन बॉयकॉट कर दूंगा, मैं डिक्लेरेशन साइन नहीं करूंगा। तो ये दोनों ग्रुप जो बटा हुआ है, रशिया चाइना एक साइड, बाकी वेस्ट पूरा एक साइड, ठीक है, और बहुत कंट्री न्यूट्रल भी है, ये दोनों ग्रुप को मना के एक मुद्दे पे लेके आना, मतलब लेके जो आया है इंडिया, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अब इसमें देख सकते हैं कि G20 ने बोला गया कि यूक्रेन पे शांति आना चाहिए, पर रशिया को कंडेम नहीं किया। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पे रशिया को कंडेम किया ही नहीं, मतलब रशिया के बारे में निंदा नहीं हुआ है, ठीक है। बट जैसे एक्सक्यूज मी, जैसे देखिए, जब डॉक्टर एस जयशंकर को, आपको पता है बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग चैनल है, मतलब उसका आदत है हर जगह उंगली करना, तो डिक्लेरेशन पे अब रशिया का नाम सामने नहीं आया, तो बीबीसी का एक रिपोर्टर डॉक्टर एस जयशंकर को क्वेश्चन कर लिया कि लास्ट टाइम बाली पे रशिया, एक बात बताता हूँ, बाली का जो लास्ट टाइम G20 समिट हुआ था बाली पे, इंडोनेशिया, ओके, तो बाली का जो डिक्लेरेशन है ना उसमें यूक्रेन का नाम 42 टाइम्स मेंशन किया गया है और रशिया का निंदा भी किया गया था उस डिक्लेरेशन पे। पर इस बार इंडिया ने बहुत चालाकी से, पहली बात रशिया का ऑफिशियली कोई निंदा नहीं किया, कंडेम नहीं किया रशिया को, पर यूक्रेन का नाम कंप्लीटली जीरो तो नहीं कर पाया, बट 42 टाइम जब मेंशन हुआ था, ये नंबर भी बहुत मायने रखता है जियोपॉलिटिक्स में दोस्तों, ठीक है। 42 टाइम से इंडिया का डिक्लेरेशन, दिल्ली डिक्लेरेशन पे सिर्फ 4 बार ये नाम मेंशन हुआ है, ओके। तो ये अब 4 बार मेंशन हुआ है, डिक्लेरेशन पास हो गया। अब वेस्ट का मीडिया को तो मतलब
अपना मतलब उंगली करना ही है, इसलिए बीबीसी ने एस जयशंकर को, ठीक है, पूछ लिया कि दिल्ली डिक्लेरेशन पे तो इतना कंडेम नहीं हुआ, रशिया मतलब रशिया को कंडेम नहीं किया गया, तो आप क्या बोलते हो? तो देखिए मतलब एस जयशंकर साहब ने क्या जवाब दिया। I want to go back to Russia, and if you look at the language that was used in Bali, and you look at the language that was used now, gone is any reference to Russia and its aggression. Were those concessions made in order to get Russia to sign on? And do you think the weight of this has been watered down? And does that take away from its importance, especially when you're talking about fuel and food security? Regards to the Russia, to the comparison with the Bali declaration, I would only say Bali was Bali and New Delhi is New Delhi. I mean, Bali was a year ago. The context, the situation was different. Many things have happened since then. In fact, if you see in the geopolitical segment of the leaders' declaration, there are in totality 8 paragraphs, 7 of which actually focus on the Ukraine issue, and many of them highlight problems which are of great contemporary significance. अब ये जो लाइन येलो कलर से मार्क किया हुआ है, इसमें क्या देखिए, इसमें मेन बात क्या है पता है? G20 जो ग्रुप है, ठीक है, वो प्लेटफॉर्म है, जियोपॉलिटिकल इशू सॉल्व करने का प्लेटफॉर्म नहीं है कि किसी कंट्री में यूज चल रहा है, ये सब इशू G20 इसलिए बना ही नहीं था। G20 किस लिए बना था? कि G20 बना था कि इकोनॉमिक प्रोग्रेशन। एक्चुअली क्या हुआ, बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था एक टाइम पे ग्लोब पे, तो पूरे ग्लोब मिलके इकट्ठा आए कि चलो हम लोग एक ग्रुप बनाते, जो G20 बना है, ये ग्रुप में हम लोग बड़े बड़े मेजर कंट्री को ऐड करेंगे और हर साल ऐसा इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि इकोनॉमिकल प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड ना आए। तो इसलिए बोला गया कि G20 को ये युद्ध हो रहा है, कौन किसके ऊपर एग्रेशन कर रहा है, ये सब के लिए यूनाइटेड नेशन है फोरम में। G20 पर ये सब डिस्कस नहीं कर सकते, पर वेस्ट अपने स्वार्थ के लिए बाली पे हर जगह मतलब रशिया को कंडेम करो ये बोलते रहते हैं। तो एस जयशंकर सर ने बहुत अच्छे जवाब दिया कि आज आप लोगों ने सुना ही रहेगा कि वो बाली था, ये न्यू दिल्ली है। उस टाइम सिचुएशन अलग था, आज सिचुएशन अलग है। और एक चीज देखिए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, कितने मुद्दे पे सब कंट्री सहमत होता है। देखिए इंडिया बाकी के कंट्री के हिसाब से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आउटकम नतीजे में पहुंचा है सारे कंट्री के द्वारा, 73। बाकी देखिए इंडोनेशिया में सिर्फ 27। अब 27 क्यों नहीं होगा? अगर आप ज्यादा टाइम यूक्रेन रशिया वॉर के बारे में बात करने में आप लोग लगा दोगे तो 27 होगा ही ना, बढ़ेगा कैसे? मान लो यूक्रेन रशिया वॉर अगर 10 साल तक चले तो हर साल G20 में सिर्फ यूक्रेन रशिया वॉर के बारे में डिस्कस करेंगे। पूरे ग्लोब में और भी प्रॉब्लम, कितना सीरियस प्रॉब्लम है, वो सब प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो बात यही है। ठीक है, पर इसमें जब रशिया और यूक्रेन की बात आया तो इंडिया ने बहुत मुद्दे पे पॉइंट पिच किया और हर एक पॉइंट को सहमति में पूरे ग्लोब को, मतलब पूरे G20 ग्रुप को सहमति में लेके आया। पहले इंडिया ने बोला आप लोग यूक्रेन रशिया करते हो, क्या आपको अफ्रीकन यूनियन को G20 का पार्ट नहीं बनाना है? ये एक पॉइंट दिया, सबके सहमति लेके आए। उसके बाद देखिए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंसेस, मतलब बोलते हैं हम लोग पूरे ग्लोब इकट्ठा है, बायोफ्यूल यूज करेंगे, पॉल्यूशन कम करेंगे, ठीक है, वर्ल्ड का जो एनर्जी नीड है उसको सपोर्ट करेंगे और उसके साथ साथ, ठीक है, जो नेट जीरो कार्बन एमिशन टारगेट है, मतलब हम लोग ऐसा एनर्जी यूज करेंगे जिससे कार्बन रिलीज ही नहीं होगा, ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगा नहीं, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा। सस्टेनेबल बायोफ्यूल प्रोडक्शन हम लोग को ट्रिपल करना है वर्ल्ड वाइड 2030 में। इसमें एक चीज बताता हूँ गाइस, इंडिया का एक मास्टर प्लान। इंडिया, ठीक है, बायोफ्यूल में बहुत इंटरेस्टेड है, पर इंडिया बहुत इन्वेस्ट भी कर रहा है, इंडिया के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इसके थ्रू बाकी डेवलप कंट्री जो बायोफ्यूल बनाता है जैसे यूरोपियन यूनियन, पूरा चाइना, अमेरिका, इसके पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है बायोगैस बायोफ्यूल बनाने में, और इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन बायोफ्यूल में बहुत इंटरेस्टेड है। तो इंडिया इन लोग का एक्सपर्टीज यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मोदी साहब ने और एक चीज पिच किया कि दुनिया में बहुत क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ये क्लाइमेट चेंज को स्टडी करने के लिए हम लोग G20, मतलब नेक्स्ट साल से जो G21 ग्रुप है, सब मिलके कलेक्टिवली टुगेदर सैटेलाइट लॉन्च करते, जो सैटेलाइट क्लाइमेट को स्टडी करेगा। उसके बाद देखिए इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, बना रहा है, और ये कुछ दिन बाद, मैं आपको बोल रहा हूं, मेरा अंदाजे से हिसाब से ये कुछ दिन बाद ये इकोनॉमिक कॉरिडोर पे अफ्रीका को भी शामिल कर लेगा। आप लोग देखिएगा, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ये एक ऑल्टरनेटिव बनाना चाहता है। नंबर 5 पॉइंट पे देखिए, एक्सीलरेटिंग प्रोग्रेशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमी। इसमें क्या होगा कि पूरे वर्ल्ड पे जो हंगर है, मेल न्यूट्रिशन है, उसको खत्म करो, ठीक है। उसके बाद पूरे ग्लोब का हेल्थ और वन हेल्थ अप्रोच को इंप्लीमेंट करो, फाइनेंस हेल्थ कोलैबोरेशन लेके आओ। हम लोग आजकल बीमार हो जाते तो इलाज क्यों नहीं करा पाते? जनरली पैसे के लिए। तो इसका मॉडल है कि फाइनेंस और हेल्थ के बीच जो इतना गैप है,
ठीक है, उसको कोलैबोरेट करके कम करो। नंबर 6 पॉइंट, ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ये क्या बोलता है? वही इंक्लूसिव ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन, मतलब अफोर्डेबल, सस्टेनेबल और क्लीन एनर्जी लेके आओ। ओके, क्लाइमेट चेंज में जो जो चीज हो रहा है उसके प्रति स्टेप लो और उसके प्रति पैसा खर्चा करो, उसमें फंड दो ताकि हम लोग क्लाइमेट चेंज को रोक पाए। ओके, उसके बाद प्लास्टिक पॉल्यूशन को खत्म करो। 7 नंबर पे क्या बोला है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, रेजिलिएंट होना चाहिए और उसके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। इसके बाद ये सब के बीच में इंडिया अपना यूपीआई को पुश करेगा, क्योंकि यूपीआई वर्ल्ड का फास्टेस्ट एंड सेफेस्ट पेमेंट सॉल्यूशन है। ओके, सेंट्रल बैंक, हर एक सेंट्रल बैंक को अर्ज किया कि डिजिटल करेंसी लेके आओ। जैसे आपको पता है आरबीआई ने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया ई करेंसी। ओके, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अच्छे चीज पे, ठीक है, अच्छे चीज पे काम पे लेके आओ, बुरे चीज के लिए नहीं। उसके बाद लास्ट, काउंटरिंग टेररिज्म एंड मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब पे बात किया और फाइनली हर एक को एक सहमति में लेके आया। आने के बाद वो डिक्लेरेशन साइन हुआ। अगर आप सब लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग क्या सोचते हो ये G20 डिक्लेरेशन के बारे में और इंडिया की मास्टर स्ट्रोक के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट पे बताइए। और आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती टाइम देने के लिए। थैंक यू।